तो अगर बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से, मगर उसको ध्यान से समझना। लेट्स से कि हमारे पास कोई एक मास ऑब्जेक्ट है और इस मास ऑब्जेक्ट के अराउंड इस मास ऑब्जेक्ट का अपना एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। इस पर्टिकुलर रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस में अगर हम कहीं इंफिनिटी से कोई मास ऑब्जेक्ट लेकर आए तो दैट मास ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस हमने माना कि हमारे पास है कुछ r। ये जो m नॉट है, दिस m नॉट इज कॉल्ड टेस्ट मास। और बेटा टेस्ट मास को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? m नॉट से रिप्रेजेंट करते हो, बट इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल होगा और यूनिट पॉजिटिव होगा। अब सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ज्यादा कुछ काम की बात नहीं है, क्योंकि मास जनरली नेगेटिव होता ही नहीं है, मास तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो हम कह रहे हैं कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट अ प्रॉपर्टी जिसके बिना आप इस टॉपिक को आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो जब हम लोग इस फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे आई से, एंड इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। तो सेंटर से लेके यहां तक इस डिस्टेंस r पर फोर्स कितना एक्सर्ट होगा? फोर्स होगा दोनों मासेस के बीच में g m नॉट बाय r स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो I इज इक्वल्स टू g m नॉट बाय r स्क्वायर इंटू m नॉट। तो m नॉट से m नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी gm बाय r स्क्वायर। ठीक है बेटा? एंड दिस gm बाय r स्क्वायर, इसको आपने लास्ट टाइम भी डिफाइन करा था कि एक्सेलरेशन भी हमारे पास gm बाय r स्क्वायर होता है। देयरफॉर I यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैन आल्सो बी रिटन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बाद हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अच्छा देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो कि हम एक प्लैनेट पर, लेट्स से अर्थ पर हैं, अर्थ का रेडियस r, और यहां पर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है? अब ऑब्वियसली जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यू आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, जा रहे हो ना, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हो रही है। लेट्स से कि आपने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की इस पॉइंट से dr, तो फोर्स तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, तो जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी f डॉट dr, और आप इसको क्या लिखोगे? f dr cos 180 डिग्रीज, cos 180 is -1, तो net work done will be f dr with a negative sign। लिखेंगे ना? यस सर। Yes, sir. अगर ये मास ऑब्जेक्ट m था एंड दिस मास ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर आफ्टर सम टाइम, क्योंकि हम इसको अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अब दैट वर्क डन वी आर डूइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव। ठीक है? तो अब अगर मैं यहां पर f की वैल्यू डाल दूं तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम f इज गिवन बाय g mm by r square into dr with a negative sign, this is work done। अब इसको टोटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या हो? तो एक काम करें, माइनस ऑफ जी एम एम को कांस्टेंट बाहर निकाल लें और अंदर बच जाएगा मेरे पास r to the power -2 dr। अब बेटा r to the power -2 की लिमिट्स क्या हो? इसकी लिमिट्स होंगी फ्रॉम r टू इंफिनिटी, यानी मैं ऑब्जेक्ट को r से कहां भेजने की कोशिश कर रहा हूं? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बाहर भेजने की कोशिश कर रहा हूं। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, अब ये तो हमें पता ही है, एज वी मूव अबव पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए,
तो माइनस ऑफ GMM, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ 1/r, लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम r टू इंफिनिटी। मेरे को ये बता दो बेटा, ये इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 1/r, इज दिस स्टेप, दिस पर्टिकुलर स्टेप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। निकिता क्लियर है बेटा? यस सर। लावण्या? इस माइनस साइन को अगर बाहर ले आए तो वर्क डन विल बी प्लस ऑफ GMM, और ये हो जाएगा 1/r। तो 1/r में आप क्या लिखेंगे? लिमिट्स 1 अपॉन r, यानी कि 1/∞ माइनस 1/r। तो दिस बिकम्स माइनस ऑफ GMM/r। लिख सकते हैं? यस सर। तो वर्क डन तो आ गया मेरे पास माइनस ऑफ GMM/r। This is also called gravitational potential energy. So work done is equals to minus of GMM/r. अब पोटेंशियल एनर्जी तो पता लग गई, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसे निकालें? देखो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल को आप डिफाइन कर सकते हो, लिखो, V से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the work done in bringing a mass object from infinity to a particular point, ठीक है? या फिर from r to infinity, ठीक है? from r to infinity। तो potential will be work done per unit mass, और इसको आप लिख पाएंगे माइनस ऑफ GMM नॉट, या m नॉट की बजाय m ही लिखो क्योंकि यहाँ तो हम m की बात कर रहे थे। सो GMM/r into m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, सो पोटेंशियल इज माइनस ऑफ GM/r, ठीक है? लिख सकते हैं। इधर वर्क डन की SI यूनिट होगी जूल्स, इधर वर्क डन की SI यूनिट जूल और मास की kg, तो पोटेंशियल हो जाएगा जूल पर kg, ठीक है बेटा? यस। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, कल टेस्ट भी है ना? क्या बात है, टेस्ट के नाम से कोई तो बोलता ही सैटरडे होता है। हाँ हाँ, लेकिन वो सैटरडे होता है, बट जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ना, मैंने इनके लिए कल टेस्ट रखा हुआ है, ठीक है? सर कौन सा टेस्ट? किस चीज का टेस्ट सर? तो जो लोग आए नहीं थे शायद उनको पता नहीं होगा। ध्रुव को तो पता है यार, ध्रुव क्यों पूछ रहा है कौन सा टेस्ट? सर याद नहीं। हाँ बेटा, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं, सो फॉर दिस टाइम प्लीज पोस्टपोन दिस टेस्ट फॉर मंडे, ठीक है? तो रिक्वेस्ट ग्रांटेड एंड योर टेस्ट इज ऑन मंडे, ठीक है? सर है कि मेरा तो कल ही एग्जाम है लॉज ऑफ मोशन। सर, मेरा तो कल ही एग्जाम है सुबह। कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, टेस्ट तो दे दियो बाद में भी। सर मैं कल दे जाऊं? फिजिक्स का ही है कल। हाँ कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, फिजिक्स का ही है तो। थैंक यू सर। मंडे को है ना टेस्ट? हाँ मंडे को। जिस दिन मैं आ रही हूँ उसी दिन सर टेस्ट रख दिया आपने। तो अच्छा ना, तू तो बेटा तैयारी करके आएगी, तेरा तो कल टेस्ट है। 3 दिन। चलो सर मैं कल दे दूं टेस्ट? मतलब अब मैं दो पेपर बनाऊं सना? सर आपने बोला, मैंने ढंग से तैयारी करी, पता नहीं 2-3 बुक्स उठा के। गुड, अच्छी बात है, तैयारी कर ली, 2 दिन और मिल गए तैयारी करने के, अब फुल आउट फुल आना सर चाहिए। दो दिन और पढ़ना पड़ेगा ना फिजिक्स को। तो तू फुल आउट फुल ला के दिखाइयो, मैं तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा।
नहीं ऐसा भी नहीं है सर, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। चलो ठीक है, तो मतलब अब मंडे को है ना टेस्ट? यस सर। मंडे के लिए कोई बहाना मत मारना। सर बट आपने वैसे टीपीएस के लिए बोला था ना, टेस्ट के लिए। बेटा बोला था, बट ऑफलाइन क्लासेस अब हमारी एमडब्ल्यूएफ होती हैं, तो टीटीएस स्पेशली आप लोग आ नहीं सकते हैं, तो टीटीएस में ऑनलाइन वालों का तो ले सकता हूँ, बट ऑफलाइन वालों का टेस्ट तो एमडब्ल्यूएफ में ही होगा। सर तो मैं ऑनलाइन में दे दूंगी क्योंकि मेरी टीटीएस क्लासेस होती है। क्यों एमडब्ल्यूएफ नहीं होती है? सर एमडब्ल्यूएफ तो आप छुट्टी पे चल रही हूँ ना, इस वजह से। हाँ वो चक्कर क्या है ना कि बेटा वो एमडब्ल्यूएफ में सड़क खराब हो जाती है और टीटीएस में ठीक हो जाती है नहीं ना? सर, फिर वो रोज रोज आना पड़ता है ना, इस वजह से। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इतना पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दूं? यस सर। सर फोटो। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस ऑफ जीएमएम बाय आर, और पोटेंशियल होगा माइनस ऑफ जीएम बाय आर। नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। चलो जी, एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी एग्जैक्टली है क्या? देखो ध्यान से, मान लो कि हमारे पास हम इस प्लैनेट से जिसका कि मास m, रेडियस r, ये ऑब्जेक्ट हमने इसके सरफेस पे रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m। मैं चाहता हूं कि मैं इस स्मॉल m मास ऑब्जेक्ट को इस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर भेज दूं, ठीक है? तो ऐसा करने के लिए ऑब्वियसली मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कुछ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, and that kinetic energy must be sufficient to take it out of the gravitational pull of this planet। ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? यस सर। अब इस प्लैनेट की अभी हमने क्या निकाली? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी theorem, kinetic energy given to the object must be equal to gravitational potential energy होना चाहिए ना? So this gravitational potential energy is gmm by r, और kinetic energy कितनी हो जाएगी? हाफ m v escape square। E का मतलब है v escape, हम इस E को एस्केप वेलोसिटी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेटा अगर आप इस M से इस M को यहां से कैंसिल आउट कर दें, तो V escape is given by under the root 2gm by r। So this is your escape velocity। अब एक काम और कर सकते हो, हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ, इफ दिस प्लैनेट इज अर्थ, then acceleration due to gravity for earth is given by gm by r square, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर मैं यहां पुट कर दूं gm equal to gr square, तो v escape becomes under the root 2 gr square upon r, r से r कैंसिल आउट हो गया, is under the root 2 gr। ठीक है? ठीक है बेटा? सर एक बार दोबारा बता दो। देखो आप इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर भेजना चाहते हो, ठीक है? मान लिया कि ये इसका ग्रेविटेशनल पुल का एक लेट्स से बाउंड्री है, आप चाहते हो इसको बाहर भेजें, तो इट मस्ट हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी सो दैट कि ये इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्रॉस कर जाए। यस लेकिन सर।
इसको r से लेके इंफिनिटी तक भेजने में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी gmm/r, ठीक है। तो मैं Yes, इसको sir. काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ हाफ mv/e²। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। Yes, sir. तो हमने यहाँ से VE निकाला, तो VE will be equal to 2gm/r अंडर द रूट। Okay, sir. तो G की वैल्यू क्या होती है gm/r², जिसको कि आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हो। तो यहाँ पे मैंने gm की वैल्यू निकाल ली स्मॉल g इनटू कैपिटल R²। So this becomes under the root 2gr। जब आप इसको Okay, sir. सॉल्व करोगे तो this will be 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड। ये वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड। Okay, sir. अब ये जो वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये तब है जब हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यानी ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना, यहां पर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। अगर एयर रेजिस्टेंस को भी हम एक फैक्टर मान लें तो दिस वेलोसिटी रीचेज, ये एक्चुअल वैल्यू बता रहा हूं, दिस वेलोसिटी रीचेज जस्ट ग्रेटर देन 14 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज एस्केप वेलोसिटी और इसको आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट। अच्छा जी, सैटेलाइट की अगर हम लोग बात करें तो अगर ये हमारा अर्थ, तो अर्थ के अराउंड इक्वेटोरियल ऑर्बिट में सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट बनाता हूं तो मुझे ऐसे बनाना चाहिए था, बट इससे आपको कुछ खास समझ में आएगा नहीं, तो मैंने एक एवरेज इक्वेटोरियल ऑर्बिट यहां पर बना दिया और ये कैसा है, सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। और इस सर्कुलर ऑर्बिट में ये आपका अर्थ और यहां पर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। ये जो ऑर्बिट है आपका, दिस इज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद वो ऑब्जेक्ट अर्थ की वेलोसिटी के साथ इन सिंक्रोनाइजेशन मूव करना शुरू कर दे। इट मींस जिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को वो फेस कर रहा है वो उसी को फेस करता रहे, ठीक है। आईएसएस की तरह नहीं। आईएसएस क्या करता है, पूरी अर्थ के एक दिन में कई सारे चक्कर लगाता है, एक दिन में वो 15 बार सनराइज देखता है, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हो कि वो अर्थ की रोटेशन से ज्यादा तेज मूव कर रहा होता है। दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द हाइट एट विच इट इज मूविंग। और आईएसएस की हाइट है, आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसकी हाइट है 550 किलोमीटर्स। जनरली डिफरेंट पर्पसेस के लिए हाइट को वेरी भी करते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन जनरली वो 550 किलोमीटर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। लेकिन ये जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है इसको बेटा क्लार्क्स ऑर्बिट भी कहा जाता है, और इसकी जो हाइट होती है वो है 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये सेंटर से नहीं है, अर्थ के सरफेस से। इतनी हाइट के ऊपर सैटेलाइट अर्थ के एक पर्टिकुलर फेस को ही फेस करता रहता है, एक पर्टिकुलर पार्ट को ही फेस करता रहता है, एंड कीप्स ऑन रिवॉल्विंग लाइक दिस, ऐसे। तो इसकी अपनी कुछ एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए, तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालें, देखो जरा। मान लो कि सैटेलाइट यहां कहीं पर है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, mv0² बाय r प्लस h। r है रेडियस ऑफ अर्थ और सरफेस से हाइट है कुछ h, ठीक है। तो दिस विल बी r प्लस h, लिख सकते हैं। Yes, sir.
but this satellite is basically pulled by Earth towards itself with a gravitational force of gmm by r plus h whole square. तो बेटा r plus h से r plus h कैंसिल आउट हुआ, m से m कैंसिल आउट हुआ, तो वेलोसिटी ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू gm अपॉन r plus h अंडर द रूट. ठीक है, Yes, sir. अब आप यहां से चाहें तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने टाइम पीरियड में वो वन कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करेगा. तो टाइम पीरियड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है वो है देखें टाइम पीरियड. टाइम पीरियड को t से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज गिवन बाय 2 पाई r प्लस h. यानी ये जो सर्कमफ्रेंस होगा दिस विल बी 2 पाई r प्लस h, क्योंकि रेडियस आपका r प्लस h है, अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट. तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई r प्लस h अपॉन अंडर द रूट gm अपॉन r प्लस h. अब इसको रूट r प्लस h को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाना चाहिए 2 पाई r प्लस h होल 3/2 अपॉन अंडर द रूट gm. ये 3/2 कितने लोगों को क्लियर है किसी को कोई डाउट इस 3/2 में? नो सर. तो टाइम पीरियड हो जाएगा बेटा आपके पास दिस पर्टिकुलर वैल्यू. अब यहां से आप चाहें तो हाइट ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट कर सकते हो. हाइट ऑफ सैटेलाइट अगर कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे करेंगे, देखो जरा. इस इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो दिस बिकम्स t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर. लिख देते हैं स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड. तो t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm r प्लस h होल क्यूब. ऐसा ठीक है? थ्री बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस यस बिकम्स सर. r क्यूब ओनली. तो ये हो गया आपके पास t स्क्वायर इंटू gm अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस h होल क्यूब. ठीक है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं t स्क्वायर gm अपॉन 4 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/3 माइनस ऑफ r इज इक्वल टू h. लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं बेटा? यस सर. देखो हमने इसको क्या करा, बोथ साइड्स मतलब इस क्यूब को हटाया तो यहाँ पर क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया 1/3. r को इधर ले आए तो दिस बिकम्स h ओनली. ठीक है, Yes, ओके sir. सर. ठीक है. अब इसको अगर मैं बेटा अपनी इक्वेशन नंबर 2 मानता इसको, तो ये इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम एनालाइज करें तो देखना ध्यान से मुझे क्या मिलता है. एनालाइजिंग इक्वेशन 2, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm r प्लस h का होल क्यूब. ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. हाँ जी सर. अरे सर कहाँ थे आप? सर मेरे ना कल से प्रैक्टिकल है और मैं से डिस्कस करने के चक्कर में मैं लेट ज्वाइन कर रहा हूँ. अच्छा, ओके ओके. तो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r प्लस h का होल क्यूब. ऐसा लिख सकते हैं.
Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो r प्लस h है बेटा, इसको अगर मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू r से रिप्रेजेंट कर दूं, अगर सिंपल r से, इट मींस ये एक एवरेज वैल्यू है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ध्यान से देखो, if r plus h is equal to r, तो t square is directly proportional to r cube लिखा जा सकता है। Yes, sir. This is nothing but Kepler's third law। और Kepler's third law क्या कहता है? Kepler's third law ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा इन एन इलिप्टिकल पाथ, ये इलिप्टिकल पाथ, दिस इज सन व्हिच इज एट वन फोकस, ठीक है, and if any planet is revolving around the sun in an elliptical path, then the square of its time period of one complete revolution, square of its time period of one complete revolution is directly proportional to the cube of the average radius of the elliptical path, the cube of average radius of the elliptical path, ठीक है। ठीक है बेटा, Yes, sir. फिर से समझ लो। केपलर थर्ड लॉ कहता है the square of the time period of a planet revolving around the sun in an elliptical path is directly proportional to the cube of the average radius of the elliptical path। ये था केपलर का थर्ड लॉ, ठीक है। Now we have two more laws of Kepler's, and the Kepler's first law is Kepler's first law is called law of orbits। Law of orbits ये कहता है कि every planet in our solar system revolves around the sun in an elliptical path, keeping sun at one focus, keeping sun at one focus। आप मैथ्स में बेटा जब इलिप्स पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, किसी भी इलिप्स के दो फोकस होते हैं। आप सन को किसी भी एक फोकस पर फिक्स कर दो तो कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन इन अ सर्टेन ऑर्बिट, जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, लेकिन सन आपका एक ही फोकस पर फिक्स रहना चाहिए, ये जरूरी है। सेकंड लॉ कहता है कि अगर आपके पास सन यहां पर है, दिस इज सन, एंड अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, तो अगर प्लैनेट नियरेस्ट पोजीशन के आसपास है, लेट्स से दिस इज पॉइंट A1 एंड दिस इज सम पॉइंट A2, तो जितना एरिया उसने यहां पर स्वीप करा इन सर्टेन टाइम t, अगर उतना ही एरिया ये जो दो पॉइंट्स हैं जो कि काफी क्लोज नजर आ रहे हैं एक दूसरे के एज कंपेयर टू दिस, तो यहां पर जो एरिया वो स्वीप करेगा उतने ही टाइम में, तो ये जो दोनों एरियाज होंगे वो इक्वल कहलाएंगे। यानी when the planet is very close to the sun, then the area it sweeps in a particular given interval of time between two given points is equal to the area swept by the planet in the same time interval between two given points when it is farthest from the sun are equal, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, सिर्फ थर्ड लॉ का प्रूफ है, बाकी दोनों लॉज की आपको स्टेटमेंट ही याद करनी, ठीक है।
तो क्वेश्चन भी सिर्फ थर्ड लॉ पे ही आते हैं। क्वेश्चन भी सिर्फ थर्ड लॉ पे ही आएगा। ओके सर। हाँ, फर्स्ट टू लॉज की कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है बेटा। यस सर। एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये दोनों चीजें हमने यहाँ पर कर ली। केपलर्स लॉज भी कर लिए और यहाँ से हाइट ऑफ सैटेलाइट भी निकाल लिया, टाइम पीरियड भी निकाल दिया। ओके, एक नई चीज निकालते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। मिटा दो इसको यहाँ से, ये बीच वाला पार्ट कर दूं रब। यस Yes, सर। तुम्हारे मन की हो गई कि टेस्ट नहीं है, फिर भी तुम्हारी आवाज जो है ना वो डाउन ही है। ऐसा है क्यों? खुश नहीं हो गया? रख ले क्या कल टेस्ट? सर देखो आपकी मर्जी, हम देने आ जाएंगे। सर पढ़ के देने आओगे तो फायदा है, टाइम सर पास पढ़ करने के ही आओगे। देने आएंगे सर, और पढ़ के ही देने आएंगे सर। सर संडे को रख लो। सर मैंने इसको मार देना है सर, एक दिन मिलता है सोने के लिए। कौन था ये संडे मैं वाला? अनुभव। ध्रुव ने कहा होगा संडे को रख लो, है ना? हाँ जी सर, मैं उसके अगेंस्ट कह रहा हूँ, भैया सोने दो एक दिन। क्यों, संडे को न्यूमेरिकल क्लास नहीं करनी है सुबह? नहीं सर, सुबह 8 से 9 ना मेरी स्कूल वाले टीचर ने क्लास रखती है संडे को। संडे को कौन सा स्कूल क्लास रखता है यार? मेरी मैम कह रही कोर्स खत्म हमारे नहीं हुआ। रखते हैं। स्कूल रखते हैं। हमारी मैम सर बड़ी लेजेंडरी है। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। आज हमें बात करनी है टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। अच्छा देखो, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट को हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट भी कहते हैं। यानी कितनी एनर्जी के साथ वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से अपने ऑर्बिट में बाउंड रहेगी, उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। अच्छा वैसे अगर हमने कहा कि ये अर्थ और इसके अराउंड ये उसका जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसमें कि आपने सैटेलाइट को प्लेस करा, और ये आपका टोटल डिस्टेंस स्मॉल आर, वैसे हम इसको r प्लस एच लिखते थे। ठीक है, तो स्मॉल r को मैंने r प्लस एच की जगह लिख दिया। तो इस सैटेलाइट की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी कि अगर मैं टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करूं, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करूं, मैकेनिकल एनर्जी, so that total mechanical energy is basically the sum of kinetic energy plus potential energy। यही होगा ना? यस सर। तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो निकाली थी बेटा अभी थोड़ी देर पहले। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन W is equal to minus of Gmm by R, यही निकाला था। ठीक है, और ई काइनेटिक की अगर मैं बात करूं, अच्छा डिस्टेंस को मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज माइनस ऑफ Gmm by R। ई काइनेटिक की बात करें तो हम वो भी निकाल सकते हैं। तो ई काइनेटिक देखो कैसे निकालेंगे। ई काइनेटिक mv नॉट स्क्वायर बाय स्मॉल r इज इक्वल टू Gmm by स्मॉल r स्क्वायर। अभी मैंने कहा कि इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ जाएगी तो अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। दोनों फोर्सेस को अगर हम कंपेयर करें, इस r से मैंने इस r को कैंसिल आउट कर दिया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हाफ mv नॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, जो कि बेटा Gmm अपॉन 2r हो जाएगा।
तो काइनेटिक एनर्जी आ गई gmm upon 2r। यस सर। तो टोटल एनर्जी निकाल लो बेटा, E total is equal to gmm upon 2r minus of gmm upon r। तो आपका gmm upon r constant आ गया, तो 1/2 minus 1, so this will be minus of gmm upon 2r, so this will be the total energy minus of gmm upon 2r, ठीक है, and is called the binding energy of a satellite। क्लियर है? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो काइनेटिक एनर्जी में ही 2 और 2 कैंसिल होके नहीं हो जाएगा? 2 और 2 कैंसिल क्यों करेंगे? तो जो काइनेटिक एनर्जी वाली में 1/2 है नीचे, हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करा ना इसको काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए बेटा। फिर उसके बाद से जो इक्वेशन में डालने से पहले। अच्छा यहाँ पर यस लक्ष्य है, कैसी बात कर रहा है बेटा? हाफ mv0 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी मैंने उसको लिख दिया ना E के, तो यस मैं इसको कैंसिल क्यों करूं? मैं इसको gmm/2r ही ना लिखूं। ओके क्यों? क्योंकि पोटेंशियल Yes, एनर्जी मेरी gmm/r की टर्म्स में है ना बेटा, ओके सर। तो उसको मैं वेलोसिटी की टर्म्स में क्यों लिखूं? यस सर। भाई दोनों अगर लाइट टर्म्स में होगा तो मेरे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा ना, यस सर। नेट वैल्यू, इसीलिए उसको तो हाफ से मल्टीप्लाई करके हमने कॉन्सेप्ट बनाया था, अब उसी को काट देंगे तो फिर बचेगा तो कुछ नहीं। यस सर। ठीक है, तो यहां से आपका ग्रेविटेशन, आज के जो टॉपिक्स थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने करी इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी वहां से पोटेंशियल एनर्जी निकाला, फिर हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाला, फिर हमने एस्केप वेलोसिटी निकाली, एस्केप वेलोसिटी के बाद हमने किया उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ उसका टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के साथ फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट और केपलर्स के तीनों लॉज। तो और तो कुछ नहीं बच गया इसमें। ऑफलाइन वाले बच्चों ने अगर लिख रखा है बेटा एक बार देख के बताओ, कुछ बच तो नहीं गया? नो सर। यानी यहाँ से चैप्टर फिनिश ऑफ हो गया, ठीक है। अच्छा, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस क्या होती है? व्हाट इज वेटलेसनेस? बेटा 9th में पढ़ा होगा ना वेटलेसनेस, क्या होता है वेटलेसनेस? सर जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी। अच्छा, जनरली वेटलेसनेस कब फील करती है बॉडी? व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से फ्रीली फॉल करे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो वो वेटलेसनेस फील करती है। ऐसा ही होता है ना? होता है। यस सर। अच्छा, कोई बताएगा प्रूव करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं इसको कि अपरेंट वेट ऑफ द मैन 0 हो जाए या अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी 0 हो जाए? देखो, वेटलेसनेस, अगर मान लें कि ये आपके पास एलिवेटर वाला केस ही है, वेट mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, अगर मान लें कि नीचे की तरफ फॉल कर रहा है विद एक्सेलरेशन a,
तो बेटा mg बड़ा होगा r से, तो mg माइनस r विल बी इक्वल टू ma, यही बनना चाहिए। Yes, sir. तो r विल बी इक्वल टू mg माइनस ma होना चाहिए। Yes, sir. अगर हम कहें कि बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो a अगर g के बराबर हो जाए तो mg माइनस mg r के इक्वल हो गया, यानी 0 इज इक्वल टू r, तो एपरेंट वेट बॉडी का क्या हो गया, 0। ठीक है, Yes, sir. so this can be written as the weightlessness, or this can be termed as the weightlessness, that when a body falls freely under the gravity, तो उस वो apparent weight उसके ऊपर कितना एक्ट कर रहा होता है, 0 एक्ट कर रहा होता है। So this is called weightlessness। ठीक है बेटा, तो ग्रेविटेशन इज ओवर। ठीक है, कल 12 बजे क्लास है। ठीक है, और लक्ष्य और समीर, आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके रिगार्डिंग कल 12 बजे आ सकते हैं। ठीक है, Yes. और अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज होना होगा टाइम में, हाफ एन आवर या 12 के बजाय मान लो 1 भी करना होगा, देन आई विल लेट यू नो। ठीक है, बट आप, लक्ष्य तो कह रहा है कि आ जाएगा, समीर आप अपनी कंसेंट दे देना बेटा मेरे को। ठीक है, Yes, sir. मैं आपको थोड़ी देर में मैसेज कर दूंगा। हाँ, और कोशिश करना कि एक दिन मैनेज हो जाए, सो दैट कि आपके कुछ टॉपिक्स पुल अप हो जाएं। अदरवाइज मुझे थोड़ा सा अंदर से ही रहेगा कि यार एक चैप्टर रह गया। ठीक है, ठीक है, सर। आज मैंने लक्ष्य को करा दिया था, काफी सारे टॉपिक्स मैंने उसको करा दिए थे, तो इतने कोई खास मतलब मुश्किल चीजें नहीं है, नहीं लक्ष्य, इजीली हो गया था। Yes, थोड़ा सा मैंने तो समस्या है बस। हाँ, तो वो कोई नहीं बेटा, वो तो क्वेश्चन करेगा तो वो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, Yes. तो कल ट्राई करना समीर, आप भी आ जाओ, लक्ष्य क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, उसकी प्रॉब्लम्स भी ले लूंगा साथ में, और आपको वो रोटेशनल मोशन में पुल अप करवा दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, सर। ठीक है बेटा, इसको आप लोग कर लें, और आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल। ठीक है बेटा, Yes. सो आप इंस्टीट्यूट का एड्रेस ही भेज देना। हाँ वो भेज दूंगा, जैसे आपका वो आ जाएगा मैं भेज दूंगा, आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।